आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक में हम लोग करने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यूज। ये आपके आगामी अभी जो एसआई का एग्जाम होने वाला है, अगर आप एसआई का एग्जाम नहीं दे रहे और व्यापम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या इसके बाद आप सीजीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तीनों एग्जाम के लिए आपका ये वाला जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार पेपर देने वाले हैं या कुछ लोगों को एकदम आइडिया नहीं हो पाता कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं। तो उनके लिए जो रहेगा ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझने और सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। हमने कोशिश की है इस 25 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग मैक्सिमम पोर्शन को जो है कवर कर पाएँ। मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर पाएंगे और कोशिश करेंगे हम लोग हर एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको समझा पाए। तो हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। जिन्होंने भी अच्छी प्रिपरेशन की होगी साथ में क्वेश्चन करते चलिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक का बटन जरूर शेयर करिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलती है और बेहतर करने को। और आप सबको पता ही हमारा सीजीएसआई का टेस्ट सीरीज चल रहा है। अभी बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं। फुल टेस्ट आपका संडे को और एक अगला होने वाला है और जो मैं अभी कंटिन्यू आपका वीडियो डाल रहा हूँ उसका भी पीडीएफ आपको टेस्ट सीरीज ये ऐप में हमारा मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करके सीजीएसआई का ये जो टेस्ट सीरीज है इसे परचेस करना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो सत्र है हमारा वो और क्वेश्चन करते हैं सारा। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में शुद्ध राष्ट्र आय कैसे निकाला जाता है? ऑप्शन देखिए, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, प्रति व्यक्ति आय भागित कुल जनसंख्या, राष्ट्र घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास या सकल राष्ट्र उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। पहले सही आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सही आंसर है इसका सकल राष्ट्र उत्पाद माइनस मूल्यह्रास हम लोग करेंगे तो आपका जो रहता है आपका शुद्ध राष्ट्र आय निकल के आ जाता है। अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। सकल ये जो शुद्ध राष्ट्र आय बोला हुआ है ना, इसको हम लोग शॉर्ट में एनएनपी भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। तो एनएनपी निकालने का अगर आपने नेशनल इनकम पढ़ा तो छोटा सा फॉर्मूला है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन हम लोग करते हैं, एनएनपी निकल जाता है। यही एनएनपी है जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित लगाया गया था? 7.2%, 6.1%, 5.1% से 6.5%। बताइए सही आंसर क्या है इसका। याद रखिएगा जो बड़ी बड़ी संस्था रहती है ना, अगर वो कोई प्रिडिक्शन की है तो वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर पहले हम लोग देखते हैं। सही आंसर है आपका 6.5%। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि भारत जो है 6.5 के दर से ग्रो करेगा और वही आईएमएफ ने बोला है आपका भारत 6.1 की दर से ग्रो करेगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है आपको क्या है? पूरे विश्व में भारत एक लौता ऐसा देश है जो 5% से ज़्यादा का ग्रोथ रेट दे रहा है। इवन आपकी यूरोपियन कंट्री या आपके वेस्टर्न कंट्रीज कोई भी इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं दे रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, खनन तथा उत्खनन, शक्कर का उत्पादन और डी है आपका निर्माण क्षेत्र। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। जैसा आप सबको पता ही है इसका आंसर आ जाएगा खनन तथा उत्खनन। देखिए इसको हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करना एकदम ईजी है। जो चीज़ आपको नेचुरली मिल रही है ना वो आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र पे, यानी कि आपका जो पहला क्षेत्र होता है वो। फिर नेचुरल चीज़ से अगर आप उसका उत्पादन या विनिर्माण करके कुछ बना पा रहे हैं तो आपका द्वितीय क्षेत्र पे आ जाता है। तो खनन तथा उत्खनन हम लोग तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं, तो आपका ये वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। किस वर्ष में मानव विकास रिपोर्ट को अपनाया गया था? 1990, 2010, 1997 या 2005? सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट, आपको पता होगा कि एक रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक जारी होता है, इसको 1990 में अपनाया गया था। यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसको हम लोग यूएनडीपी के नाम से जानते हैं। इन्होंने इसका सर्वप्रथम जो है इसके बारे में किया था और इसके बाद ये रिपोर्ट आया था और इस रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। इसमें 3 पैरामीटर दिए हैं। इससे किसी देश की स्थिति को नापा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापना, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, डेवलपमेंट। जैसे एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसा है उसका, पर कैपिटा इनकम कैसा है उसका, लाइफ एक्सपेक्टेशन यानी कि वहाँ पे लोग जो रहते हैं कितने लंबे समय के लिए जी सकते हैं। इसको स्वास्थ्य से भी हम लोग नाप सकते हैं।
तो ये 3 पैरामीटर रहते हैं जिससे हम लोग किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को नापते हैं। निम्न में से आय की असमानता यानी कि इनकम इनइक्वालिटी कौन से वक्र या कर्व से नापी जाती है? ऑप्शन देखते हैं। लेफर वक्र, फिलिप्स वक्र, लॉरेंज वक्र या कुजनेट वक्र। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। सारे वक्र आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका चेंज कर करके क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। तो सही आंसर पहले देख लेते हैं हम लोग इसको नापते हैं लॉरेंज वक्र से, याद रखिएगा इसको। गरीबी से संबंधित है, आय की असमानता हो रही है तो गरीबी तो होगा ही होगा, तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। एक फिलिप्स वक्र है जो बहुत बार पूछता है, इसको भी ध्यान रखिएगा फिलिप्स को। फिलिप्स कंपनी है, याद है आपको, बल्ब बनाती है, पता है ना। तो फिलिप्स की अगर कंपनी बंद होगी तो लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे ना। तो ये है बेरोजगारी से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित। और बेरोजगारी और मुद्रास्फीति आपके समान चलते हैं, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति ध्यान रखिएगा। एक लेफर वक्र दिख रहा है आपको, टैक्स का दर, टैक्स का दर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आए। भारत में राष्ट्र आय की गणना कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय? तो ये तो आप बना लेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा ही हुआ है व्यापम ने। एनएसओ बोलते हैं इसको हम लोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रयोजक यानी कि प्रमोटर बैंक कौन होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक? ठीक है, तो इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन इसको पढ़िए लिखा क्या है, ये राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक, यानी कि सारे के सारे कमर्शियल बैंक के बारे में बात कर रहा है। कमर्शियल बैंक में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आ जाता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक योजना जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग को भारत संविधान के कौन सी सूची में रखा गया है? राज्य सूची, संघ सूची, संयुक्त सूची या इनमें से कोई नहीं? जिसको हमने रखा हुआ है संयुक्त सूची, यानी कि राज्य और संघ दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। भारत में शेयर बाजार व म्यूचुअल फंड को कौन नियंत्रण करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जिसको IRDAI बोलते हैं, इरदाई, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी और भारत सरकार। बताइए सही आंसर क्या है इसका। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका शेयर बाजार जो है ना, इसको हम लोग सेबी नियंत्रित करता है। सेबी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शेयर बाजार को तो करता ही है, कभी कभी पूछता है आपसे कि सेबी का स्थापना कब हुआ था? 12 अप्रैल। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस नाम से आप लोग जानते हैं। 1992 स्कैम देखा होगा आपने, हर्षद मेहता, तो ये 92 वहां याद रखिएगा इसको। 1992 स्कैम वहां से आया है ये, ठीक है, तो इसको ऐसे करके याद रखिएगा आप। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, MS स्वामीनाथन या सैम पित्रोद? हरित क्रांति के जनक भारत में पूछा है, क्या होगा सही आंसर? MS स्वामीनाथन। और 2-3 ऑप्शन और दिख रहे हैं अपने को। नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक इनको बोला जाता है। वर्गीज कुरियन, अगर आप अमूल के दूध पीते हैं तो इनके बारे में आप जरूर जानते होंगे। वर्गीज कुरियन ने व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी और उस व्हाइट रेवोल्यूशन का जो नतीजा था वो आया था अमूल। तो अमूल के को फाउंडर्स में से एक है वर्गीज कुरियन। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है? कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र? सही आंसर हो जाएगा, आप सबको पता है हम लोग सेवा क्षेत्र के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। और यही एक और चीज है, इसको भी ध्यान रखना अपने को। छत्तीसगढ़ की जब आप बात करेंगे ना, छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ जो है सबसे ज्यादा जो है किसमें योगदान देता है? आपका द्वितीय क्षेत्र, यानी कि इंडस्ट्री वाला जो क्षेत्र है, वहां से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा योगदान आता है। भारत में निर्यात यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का तात्पर्य क्या है? व्यापार संतुलन, भुगतान शेष, अधिमूल्यन या अवमूल्यन? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। एक बार सोच के देखिएगा इसका। अगर अपने को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, आयात ने निर्यात, बाहर भेजना है सामान, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका आंसर कर ले। पहले इसका आंसर करेंगे, आंसर है आपका अधिमूल्यन। अधिमूल्यन मतलब होता है डीवैल्यूएशन रुपए का। इसको बस ऐसे डायरेक्ट भी आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अधिमूल्यन, डीवैल्यूएशन किसका? जब आपको यहां से बढ़ावा देना है, निर्यात करना है,
जब को आयात यानी कि जो बाहर से सामान हम लोग मंगा रहे हैं उसको बढ़ावा देना है तो आप करेंगे ये अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब होता है रीवैल्यूएशन। ठीक है, दोनों रुपए का ही होगा, इसके ही आधार पे आपका आयात और निर्यात डिसाइड होता है। किसी देश का अन्य देश के साथ मौद्रिक विनिमय के वार्षिक विवरण को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन, मौद्रिक प्राप्ति संतुलन, भुगतान संतुलन या बैलेंस शीट? सही आंसर इसका हो जाएगा बीओपी बोलते हैं इसको, भुगतान संतुलन। ठीक है, एक है आपका व्यापार संतुलन दिख रहा है आपको, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो आयात निर्यात का जो अंतर रहता है ये जो दिख रहा है आपको व्यापार संतुलन, इसको हम लोग बोलते हैं बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये जब आयात और निर्यात, हमने आयात किया निर्यात किया, उसके बीच का जो अंतर या डिफरेंस है ना, उसको उसके लिए हम लोग व्यापार संतुलन का इस्तेमाल करते हैं। आगे चले, सतत विकास सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नीति आयोग या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? बताइए। चर्चा में रहता है हमेशा, अभी रिपोर्ट भी जारी किया है आपका, नीति आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। याद करिए कुछ रिपोर्ट आते हैं जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती है, जैसे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया है अभी रिसेंटली, भारत नवाचार सूचकांक, ये सारा जो रिपोर्ट है आपका नीति आयोग जो है वो जारी करता है। अगला, निम्न में से कौन सा कार्य आरबीआई नहीं करता? ऑप्शन देखते हैं, नए नोट जारी करना व सिक्के को देश में वितरित करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, राजकोषीय नीति बनाना, भारत सरकार व राज्य सरकार के बैंकों के रूप में कार्य करना? बताइए सही आंसर। चलिए, सही आंसर हो जाएगा इसका राजकोषीय नीति बनाना। राजकोषीय नीति जो है ना, इसको वित्त मंत्रालय बनाता है या आप बोल सकते हैं भारत सरकार बनाता है। आबकारी कर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सरकारी या इनमें से कोई नहीं? तो आबकारी आपको मिलेगा एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर। भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आरबीआई, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इरदाई और एसबीआई? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? बीमा क्षेत्र, इरदाई इसका सही आंसर है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म इसका ये है, आई से शुरू हो रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटा माइनस राजस्व आय, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज। इसके लिए आपको बजट पढ़ना पड़ेगा, तब आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि इसका सही आंसर क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, वैसे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, जिसमें उधार शामिल नहीं है। अगला, विमुद्रीकरण, जिसको हम लोग ने डिमोनेटाइजेशन के बारे में, डिमोनेटाइजेशन हमने बोला है, क्या होता है? एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और इसको पढ़िएगा और बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। नई करेंसी जारी करना, नई करेंसी को बंद करके पुरानी करेंसी को जारी करना, किसी करेंसी यूनिट से एक लीगल टेंडर के रूप में उसका दर्जा को छीन लेना यानी हटा देना, या इनमें से कोई नहीं? बताइए सही आंसर जो हो जाएगा ना, वीडियो को पॉज करिएगा और सोचिएगा और आंसर दीजिएगा, मैं आपको आंसर बताता हूं, इसका सी सही आंसर होगा। भारत में नीति आयोग कब लागू किया गया था या कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन देखिए, 1 जुलाई 2017, 2 अक्टूबर 2016, 1 जनवरी 2015 या 15 अगस्त 2014? बताइए। यह आया था हमारा 1 जनवरी 2015 को, और एक और है डेट आपका इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई 2017। बहुत बार इसको हमने कर लिया है और हर क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट रहता है। जीएसटी इस दिन जो है लागू हुआ था, 5 साल पूरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आपका बने। 101 अमेंडमेंट ध्यान रखिएगा। दूसरा पंचवर्षीय योजना की शीर्ष प्रथम प्राथमिकता क्या थी? कृषि को प्राथमिकता, रोजगार में वृद्धि, उद्योगों का सुदृढ़ीकरण या सतत विकास? बताइए। हमने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के ऊपर फोकस किया और दूसरी पंच योजना में उद्योगों पे फोकस किया। इसी में तो हमारे पास बीएसपी बना था, भिलाई स्टील प्लांट, आपको पता होगा 1955, यहीं पे बना नहीं है? ठीक है। अगला, खुली अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? प्रतिबंध रहित खुला बाजार, विदेशों से माल मंगाना, विदेशों में माल भेजना, यह सभी शामिल है? सही आंसर हो जाएगा सभी शामिल है। खुली अर्थव्यवस्था में आप आयात भी कर सकते हैं, निर्यात भी कर सकते हैं। ठीक है। एलपीजी मॉडल भारत में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव?
पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए, सही आंसर आपने अभी तक दे दिया होगा। सही आंसर आपने क्या दिया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, सबका गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिम्हा राव। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। पूछा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम में? नरसिम्हा राव। और उस टाइम में वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये जिन्होंने लगाया है वो गलती किया है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो आपके आंसर जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में कौन से क्रमांक पर है? अभी रिसेंट आप पूछेंगे तो तीसरी, चौथी, पांचवी या छठवीं? अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 5वीं क्रमांक की अर्थव्यवस्था बन गई है। किसमें? नॉमिनल जीडीपी पे हम लोग बात करते हैं। नॉमिनल जीडीपी पे हम लोग बात करें तो हम लोग 5वें क्रमांक पे आ गए हैं। और परचेस पावर पैरिटी, पीपीपी बोलते हैं जिसको, इसके आधार पे हम लोग बात करें तो हम लोग हैं थर्ड। ये रिसेंट का न्यूज़ है, ऐड करिएगा इसको अपने नोट्स में। भारत में मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद? बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में हमने कोशिश किया है हर एक टॉपिक को कवर करने का, और हमने कोशिश किया है कि लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके तक लाए। और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी कमेंट करिएगा कि कितने आ रहे हैं आपके, क्या आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। उम्मीद करके चलता हूँ मैं आपका 21 और 22 लगभग सही हो रहा होगा। और टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग आखिरी तक आपके साथ रहेंगे। अर्जुना के ऊपर वर्क शुरू हो चुका है, साथ में नक्सल के ऊपर भी वर्क हो रहा है। तो ये दो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। जैसा आपका डिमांड है उस हिसाब से हम लोग वर्क कर रहे हैं। फिर भी आपको कोई और ऐसा टॉपिक जो लगता है आपको कि हमें कराना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।